जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इतिहास। और क्या इतिहास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इतिहास में आप प्रतिहार वंश पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे कन्नौज। कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़े, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में क्या है, इंसान वगैरह इनके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। अब हम उसके बारे में, ये तैयारी हम क्या किसके लिए रहे हैं, ये तैयारी जो अब वर्तमान एसएससी जीडी एग्जाम जो चल रहा है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। मतलब चल रहा है कि आने वाले एग्जाम है जो अभी मार्च और अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। तो उनके फॉर्म, अब जाहिर सी बात है जो वीडियो देखने आया उस बच्चे ने फॉर्म तो भर दिया होगा, तो फॉर्म भरा है तो ये बच्चा वीडियो देखने आया। तो जिसने फॉर्म भर दिया उसके लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम आएंगे, आप लोग तैयारी करिए, तैयारी में लगे रहेंगे तो जरूर पास हो जाएंगे। तैयारी छोड़ देंगे तो पास नहीं होने वाले। मैं ये कहता हूँ कि तैयारी जरूरी है, बिना तैयारी भाई कौन पास हो जाएगा। तब फिर तो भगवान ही आपका मालिक है, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। मेरी तरफ से तो ये है, जब तक तैयारी करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना आप लोग बहुत महान हो, मैं समझता हूँ। तो इससे मेरे बात अगर बुरी लगे तो कोई बात नहीं, मैं मजाक भी कर लेता तो बहुत चलेगा। आप मेरे भाई बहन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग, इसी बात के साथ अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है कि कन्नौज को त्रिपक्षीय संघर्ष क्या, तीन लोगों में लड़ाई हुई। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष ये है कि तीन लोगों में कन्नौज के लिए लड़ाई हुई। कन्नौज जो था, कन्नौज क्या था, कन्नौज एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो पूरे भारत था ना उस समय, जो पूरा भारत था, तो भारत के लिए कन्नौज ही एक महत्वपूर्ण पक्ष था, बोल सकते केंद्र था। तो केंद्र क्यों था ये कि कन्नौज में हर चीज उपलब्ध थी। जितने खनिज थे, ज्यादातर खनिज वहां पे उपलब्ध थे, नदी उपलब्ध थी और पानी जैसे उपलब्ध होगा, ज्यादातर चीजें वहीं पे होती थी। खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी उस एरिया में, और भी चीजें वहां पे बहुत सारी अच्छी हुआ करती थी। तो वहां के संघर्ष, तो उसके आसपास के जो राजा थे वो भी उनसे सब कुछ डरा था। तो वो एक केंद्र था। मतलब वैसे केंद्र क्या, यहाँ से का डिस्टेंस जो था ना, मैं वो मैप पे सारा कुछ आपको बताऊंगा कि क्या था। तो इसमें कौन कौन से राजा हुए, तो किन किन के बीच में थे ये, किस किस वंश के बीच में ये युद्ध था। तो एक तो ये गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, और एक थे कौन से, और एक थे राष्ट्रकूट। ये तीन लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ। कौन सा, कन्नौज का। कन्नौज में क्या हुआ ना, जब ये युद्ध हुआ तो एक दूसरे पे ये लोग मारना शुरू किए। ये लोग पहले किसी ने, पहले राष्ट्रकूट ने वो गुर्जर पे हथियार को मारा, तो गुर्जर पे हथियार ने राष्ट्रकूट को मार दिया, और राष्ट्रकूट ने पाल को मारा, तो पाल ने गुर्जर पे हथियार को मार दिया। तो ऐसे कर करके इन लोगों ने एक दूसरे ने ही एक दूसरे को मार दिया। लास्ट में आके जो एक बच्चे का, वो एक व्यक्ति इस पे शासन करेगा। तो ये दी थी मोटा मोटी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं कि विस्तार से इसमें क्या क्या है, क्या नाम था इसका, पुराना नाम क्या है, और चीजें इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक कहता है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो मैंने आपको बताया, कन्नौज महत्वपूर्ण केंद्र था सारी चीजों का। ओके, कन्नौज का जो पुराना नाम था ना, इसका इसका पुराना नाम या तो काम्यकुच या महोदय। क्या था, महोदय, महोदय, या तो काम्यकुच या महोदय, ये इसका पुराना नाम था। कन्नौज के दो नाम थे, कन्नौज पुराने नाम, कन्नौज कन्याकुंज या महोदय। ओके, तो अब बात आती है, पहले आ जाओ मैप पे देखते हैं। पहले मैप पे मैप ज्यादा अच्छा नहीं बना होगा, जैसा भी है, जैसा बनाना आता है वैसा बना दिया मैंने। तो ये बात आती है इस पे। ओके, तो यहाँ पे था अपना कन्नौज, ये तो कन्नौज था। ओके, यहाँ पे कन्नौज पे लोग रहते थे। ये कन्नौज, और यहाँ से कन्नौज के, यहाँ से गुज्जर पे हथियार से लेके पाल तक का जो डिस्टेंस था ना, वो लगभग बराबर था। वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो डिस्टेंस है ना, ये लगभग बराबर ही था इन लोगों के बीच का, है ना। तो जब डिस्टेंस बराबर था तो बात यह आई कि यहाँ पे जो उस समय क्या था, उस समय तो हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन का तो शासनकाल खत्म हो गया था। तो जब कन्नौज पे जो शासन करने की बारी है, तो शासन कर रहा था कौन सा, अयोध्या वंश। और बाद में ही अयोध्या वंश ही आएगा, इस पे जरूर से लड़ाई होने के बाद भी अयोध्या वंश ही आएगा। तो अयोध्या वंश, ओके, शासन किसका था, अयोध्या वंश का था। तो अब इनकी स्थिति जानते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पे थे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे तो कन्नौज था। अब ये क्या ना, त्रिपक्षी कैसे हो गया, देखो ये कन्नौज है, ये पाल है, ये गुज्जर प्रतिहार है, ये राष्ट्रकूट है। अब इनका डिस्टेंस देखना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे है।
बनेंगे ना, त्रिकोण, तीन पक्ष। ओके, तो ये तो कन्नौज, ये कन्नौज बीच में पड़ता था, तो ये चाहते, ये राष्ट्रकूट जो, इनको पता था कि अगर जिसने कन्नौज पे कब्जा कर लिया तो उसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, क्योंकि पूरे भारत का महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ के राजा मजबूत होते थे, उस राजा को हराना भी बड़ा मुश्किल था। तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि पहले इसको हराओ, इनको लड़ाओ, एक दूसरे में लड़ाई करवाओ, फिर अपने आप हथियार लेंगे और ले लेंगे। पर ऐसा सोचा कुछ, हुआ कुछ। बोलते ना कि हम करना तो ये चाहते थे, हो कुछ हो गया, है ना, तो गलती इनकी थी तो हो ही गया। अच्छा, तो आते हैं इनकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। इनकी स्थिति कहाँ थी? गुज्जर प्रतिहार जो थे ना, वो ये प्रतिहार आप लोग समझ जाइए, राजस्थान और गुजरात की तरफ गई। ओके, तो ये गुजरात वाले हिस्से में थे, ये वाला जो हिस्सा था ना, मैंने जो बनाया, ये वाला हिस्सा था, इसमें रहते थे गुज्जर प्रतिहार लोग, यहाँ पे इनका शासन था। और ये आप आओगे बंगाल की तरफ, जब बंगाल की तरफ जाते, वर्तमान बांग्ला या बंगाल हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पाल का, पाल लोगों का शासन, पाल वंश के जो पाल थे उनका शासन था। तो धर्मपाल जैसे बोल सकते हैं, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, तो इनका यहाँ पे पाल वंश का शासन था। और नीचे अब दक्षिण में जब आओगे ना, तो दक्षिण में जैसे दक्षिण में केरल एरिया की तरफ, वर्तमान केरल या तमिलनाडु की तरफ, तो यहाँ पे किसका था? यहाँ पे था राष्ट्रकूटों का शासन। किसका? राष्ट्रकूट का शासन। और ये तीनों ही ये चाहते थे कि हम किस पे कब्जा कर ले, ये चाहते थे कि हम कन्नौज पर कब्जा कर ले। ये तो बात कर रहे थे। अब कन्नौज पे कब्जा करेगा कौन? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ईस्ट वेस्ट, ये दोनों पास में पड़ते थे, ये दोनों पास में, इन लोगों का डिस्टेंस थोड़ा दूर पड़ जाता था। तो पहले इन लोगों के बीच में युद्ध होगा, फिर उसके बाद हम लोग जाने क्या क्या, ईस्ट वेस्ट से बराबर था, इक्वल था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल था। ओके, तो बीच में पड़ता था कन्नौज, यहाँ से यहाँ तक के इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो रोज रोज तो चलो मैं कब्जा लूं, तब नहीं हो सका ऐसा, आने जाने क्यों नहीं हो सका। ओके, तो ये तो इस पे था आयुध वंश का शासन। हो गया, तो इस पे कौन कौन से इनके राजा कौन कौन से हुए, इसके बारे में जानते हैं। इन पे तीन तीन लोगों के बीच में युद्ध है, तो ये इसलिए इसको त्रिपक्षीय बोला गया है, तीन पक्षों में युद्ध हुआ है, तो इसलिए इसे त्रिपक्षीय युद्ध बोला गया। पहला पाल वंश, जिसका संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था धर्मपाल। किसके? धर्मपाल के बीच में हुआ। पाल वंश में कौन? धर्मपाल। गुज्जर प्रतिहार में कौन रहा है? गुज्जर प्रतिहार में रहा है वत्सराज। कौन? गुज्जर प्रतिहार में रहा है वत्सराज। और आती बात कि राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट में कौन था? राष्ट्रकूट में रहा ध्रुव, तो राष्ट्रकूट में ध्रुव रहा है। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन है? ध्रुव। तो ये तीन थे, पाल वंश, धर्मपाल, गुज्जर प्रतिहार वत्सराज और राष्ट्रकूट ध्रुव। तो ये तीन लोगों के बीच की बात थी। अब आते हैं कि आयुध वंश जो था ना, आयुध वंश के दो संस्थापक हुए। आयुध एक राजा थे, उनका नाम था आयुध। तो आयुध के दो पुत्र थे। आयुध के दो पुत्र कौन कौन से थे? एक तो पुत्र था इंद्रयुद्ध और दूसरा था चक्रयुद्ध। इंद्रयुद्ध, चक्रयुद्ध, ये दोनों भाई थे। अब देखो यहाँ पे कि भाई भाई के कैसे गद्दी के लिए मारता है, युद्ध करते हैं एक दूसरे में, है ना। अभी भी ये चीज होती है, अभी तो बहुत ज्यादा होती है कि एक भाई दूसरे भाई से बोल सकते हैं कि छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। ये मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। आप लोगों क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है, क्योंकि एक छोटे से टुकड़े के लिए आप दोनों एक ही खून के हो, एक ही माँ बाप के लड़के हो, तो एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए तुम एक दूसरे से मारोगे, ये तो गलत है ना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत था। आज आप लोग देखते होंगे कि न्यूज भी बहुत आती है, खबर में आप लोग बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि, तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये कौन थे? एक तो था आयुध वंश और दूसरा था, आयुध वंश के दो राजा हुए, ये दो आयुध वर्धन जो थी आयुध राजा, जिनका नाम आयुध था, आयुध वंश के संस्थापक। उनके दो पुत्र थे, इंद्रयुद्ध और आयुध। इन दोनों भाइयों के बीच में, मैंने बताया गद्दी के बीच में, गद्दी एक बोलते ना कि राज्य की लिए लड़ाई हुई। तो वो मैं कहता हूँ कि राज्य की लड़ाई कभी मत करो, क्योंकि वो जिसके हक में होगा उसको मिलना है। कभी बड़े भाई का हक तो बड़े भाई को ही मिलेगा भाई। अगर वो योग्य नहीं है तो बात अलग होती है। अगर आप योग्य, अगर मान लो आप छोटे, आपसे कोई बड़ा भाई है, तो अगर वो आप बड़े भाई आपके योग्य नहीं है, तो आपको वो गद्दी मिलना जायज है। अगर वो योग्य है और उसके बावजूद भी आप कहते हो कि नहीं ये तो मुझे मिलना चाहिए, तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। गलत बात क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई उसका हक है। अगर आपसे कोई आपसे भी छोटा, मानो आपसे भी छोटा आपका एक छोटा भाई है, तो वो अगर आपसे हक छीने तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो सोचो, आप जब बड़े भाई का हक छीन लो तो आपको कैसा लगेगा? बड़े भाई कैसा लगता होगा? तो कभी सोचना ध्यान से कि ऐसा मत करना मेरे भाई। ये हर चीज होती है, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह सुना है
कि भाई ने भाई को हत्या कर दी। किसके लिए? कुछ पैसों के लिए, कुछ जमीन के लिए। बात क्या आती है ना कि ऐसी मैंने एक न्यूज सुनी थी कि एक घर था बड़ा सा, तो उसके माँ बाप भी थे, माँ बाप बहुत बुरे थे, और ये भाई थे दो। जैसी इनकी स्थिति ऐसी मैं बताता हूँ। दो भाई थे, जो दो भाई थे उनके माँ बाप के पास खूब पैसा था, पैसा भी था, अच्छा खासा पैसा था, जमीन जायदाद भी अच्छी खासी थी। अब अचानक उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई तो दोनों भाई आए। अब उन दोनों में अब बोलने की बात आई कि मम्मी के खाते में, पापा के खाते में, पिताजी के खाते में इतने पैसे हैं। तो कोई कुछ करोड़ 2 करोड़ जितने भी हो कुछ पैसे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो यार अब पैसे निकालते हैं और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। तो जब जमीन का बंटवारा होने लगा, पैसे छोटा बेटा कह रहा था कि नहीं, मैं छोटा हूं तो मुझे थोड़ा सा चाहिए। जाहिर सी बात है, छोटे बेटे पे माँ बाप का प्यार ज्यादा रहता है, बड़े बेटे पे इतना कम रहता है। पर ज्यादातर आपने देखा बड़े बेटे पे घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। मैं मानता हूँ कि मेरे बड़े वाले जो भाई हैं उन पर घर की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मेरे पापा मम्मी के बाद घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर ज्यादा है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि घर के बड़े बेटे जो होता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। मेरे बड़े वाले भाई हैं, पापा के साथ काम करते हैं, बहुत जिम्मेदारी उनके ऊपर, उनकी फैमिली पर, वो हमारे साथ रहते हैं। हम लोग कभी लड़ाई नहीं करते। होता है कभी छोटी छोटी लड़ाई हो जाए, पर जमीन जाए के लिए कभी नहीं लड़ना है। तो स्टोरी क्या थी कि उन दोनों में जब जमीन जायदाद हुई तो उनका बंटवारा होना शुरू हुआ। तो बंटवारे में छोटा सा जो घर का हिस्सा था ना, एक कमरा, बापा के कमरे की, तो अब कमरा था एक बाहर का। तो बाहर के कमरे में इन दोनों में युद्ध होना शुरू हुआ। उसने कहा मैं बाहर का कमरा ना लूंगा, और बड़े वाले ने कहा मैं ना लूंगा, छोटे ने कहा ना लूंगा। तो इस मैं तू के चक्कर में एक दिन बात आई कि बड़ा भाई सो रहा होगा तो छोटा भाई गया, छोटे भाई ने बड़े भाई को भोग दिया, चक्कू खत्म कर दिया। तो ये बात हुई कि थोड़ी देख लो, एक छोटे से कमरे, बाकी तो कमरा मिल चुका था ना उसको, फिर भी एक छोटे से कमरे के लिए भाई तो कमा के भी तो खा सकता था, उसको कमा के तो बना सकता था, जो तूने उसकी हत्या कर दी बड़े भाई की। तो वही बात है कि यहाँ पे जमीन जायदाद के लिए भाई भाई को मार देता है, तो ये गलत है। वही मैं कहना चाहूँ, जमीन के लिए भाई भाई को मत मारो। भाई आपका भाई है, वो आपके खून है, वो आप तो कमा के ले सकते हो ना, आप जमीन पे जायदाद आराम से कमा सकते हो। अगर आप ये हो ना तो आराम से जमीन आप आपके भाई का जितना मिला हो सकता है उससे ज्यादा आप कमा लो। कोशिश करो कि ईमानदारी कर लो, जितना आपको मिला उतना लो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात बोल रहा हूँ, आपको जैसा लगे, मेरा कहना ये, मैं भी सबका आप लोगों को ये कहना आप फिर भी ये अपनाए। अगर आपका भाई गलत है तो बात गलत है, तो फिर जैसा आपको लगे वैसा करो। पर अगर आपका भाई गलत नहीं है तो ऐसा कभी मत करो। देखा था राम और लक्ष्मण के बीच का, और राम लक्ष्मण एक साथ चले गए, और उनका जो छोटा वाला भाई था जिसको ये शासन दिया गया था, उसने ये शासन नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक मैं शासन नहीं करूंगा। उन्होंने जो उनकी पादुका थी ना, मतलब उनकी चप्पल, वो चप्पलों को उनके गद्दी पे रखा कि ये जब तक भैया नहीं आते तब तक मैं दूसरी, मतलब बोल सके फर्श पे बैठ के उसने शासन किया। वो चप्पलें, उनकी पादुका उस गद्दी पे रखी रही। उन्होंने क्या दिया कि जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक मैं शासन नहीं करूंगा, मैं शासन करूंगा पर इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा, इस पे भैया का ही रखे। तो ये भैया ऐसा जो अपने भाई के लिए पूरे अपना राज्यपाट छोड़ देता है, और एक भैया ऐसा जो अपने भाई को मार देता है। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई के लिए भाई करो। ओके, अब बात आती है इसकी। तो इंदिरा युद्ध और चक्र युद्ध में किसके लिए युद्ध हुआ? गद्दी के लिए, मतलब बोल सकते हैं राज्य के लिए युद्ध हुआ इन दोनों में। तो गद्दी के लिए युद्ध हुआ, तो ये दोनों भाई, गद्दी है भाई, चाहिए किसी न किसी को, तो इसके लिए युद्ध करते रहे। आइए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या क्या था? 3 शासक, जैसे मैंने आपको मैप पे बताया था 3 शासन कहाँ कहाँ थे। तो त्रिपक्षीय में क्या था? एक तो धर्मपाल, कहाँ? पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल कहाँ पे थे? बंगाल में, ये बंगाल में थे। और राष्ट्रकूट के शासक कौन सा? ध्रुव, ये कहाँ पे थे? ये थे दक्षिण में। और गुज्जर प्रथा जो इधर की तरफ वेस्ट में, तो वो कहते थे, वो थे उसके संस्थापक वत्सराज वर्तमान राजस्थान में थे। ओके, वर्तमान राजस्थान में हो गए लोग। अब बात आती है कि गुज्जर प्रतिहार के वर्तमान शासक कौन है, ये संस्थापक कौन है? शासक था वो, तो ये संस्थापक कौन है? तो हमें एक अभिलेख मिलता है जिसमें ग्वालियर अभिलेख का प्रशस्ति अभिलेख, वो कहता है कि जो नागभट्ट है वो गुज्जर प्रतिहार का संस्थापक है।
नाग भट्ट को गुज्जर प्रथा का संस्थापक बोला गया है। और ये इनको मलेच्छ का राज नरेश भी कहा जाता है। किसको? मलेच्छ का नरेश भी कहा जाता है। किसको? नाग भट्ट को। ओके, इसकी जो शासन कब से कब तक रहा इन लोगों का? 725 से लेके 1035 एडी तक इन लोगों ने शासन किया है। ओके, ये बात तो लोगों की। अब बात आती है कि दक्षिण में जो शासक था राष्ट्रकूट जिसका शासक था उसका शासक था ध्रुव ने क्या कार्य किया? यहाँ पे क्या क्या किया? तो ध्रुव ने एलोरा की एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया। ध्रुव ने क्या करवाया? एलोरा और एलिफेंट की गुफाओं का निर्माण करवाया। कहाँ पे? दक्षिण में। कितने कितने क्या क्या क्वांटिटी में करवाया? जैसे टोटली 34 में करवाया उस समय। 34 में से 1 से 12 तो बौद्ध धर्म को समर्पित थी, और 13 से 29 हिंदू धर्म को समर्पित थी, और 5 जैन धर्म को समर्पित थी। तो ये ऐसे ऐसे क्वांटिटी में ये लोग समर्पित कर रखी थी। तो ये बात तो होगी इसके दक्षिण में ये इसने निर्माण करवाया। अब बात आती है इनके त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले किसने हाथ बढ़ाया कि चलो भाई मैं लड़ता, पहले मैं आता हूं आगे। तो सबसे पहले कौन व्यक्ति इस युद्ध में आगे आया? त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश का संस्थापक या शासक, संस्थापक नहीं बोलेंगे, शासक बोलेंगे, वत्सराज। इस युद्ध की शुरुआत की वत्सराज ने, संघर्ष की शुरुआत करी वत्सराज ने। तो वत्सराज ने अभी इस युद्ध में आया और इसने क्या किया? और इसने इंद्रा युद्ध को जीतकर गद्दी पर बैठा दिया। इसने जीता, वहां पे इंद्रा युद्ध को जिताया और इसने गद्दी पर बैठा दिया। अब इनकी मेंटालिटी देखिए क्या था। इनका मेंटालिटी फिर की अकेले तो कन्नौज को जीत नहीं सकते, अब क्या करें? तो अकेले नहीं जीत सकते, क्या करें? इन्होंने ग्रुप बनाया कि चलो तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाए, दोनों मिलकर कन्नौज को हराते हैं, फिर इस पर अपना शासन करेंगे। कन्नौज से नीचे, जो मैंने बताया था आपको, कन्नौज से नीचे अयोध्या वंश का शासन था वहां पे। तो अब इनकी बात आई, तो इन्होंने कहा चलो हराते। फिर इन्होंने क्या किया? जो आयुध थे, जो आयुध के 2 पुत्र थे, एक तो इंद्रयुध और दूसरा चक्रयुध। तो इन्होंने बड़ा पुत्र इंद्रयुध को शासक बना दिया। इंद्रयुध को शासक बना दिया। अब आगे जब हम जानेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो जानेंगे धर्मपाल ने इंद्रयुध को हराकर चक्रयुध को शासक बनाया। तो ऐसी ऐसी इनमें बातें चलती रहेंगी, इंद्रयुध चक्रयुध ऐसे ऐसे, और लास्ट में इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। लास्ट में शासक 2 लोग रहने वाले हैं। ओके, पक्ष संघर्ष। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले उसने बादशाह ने धर्मपाल को, शुरुआत किसने करी? बादशाह ने करी, गुज्जर प्रतिहार के शासक ने। ओके, तो इसने क्या किया? जीतकर किसको शासक बनाया? इंद्रयुध को। इंद्रयुध को शासक बनाया, वहां पर गद्दी बिठा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धर्मपाल ने इंद्रयुध को हराया और गद्दी पर चक्रयुध को बिठा दिया। इंद्रयुध को हराया भाई, चक्रयुध कौन था? इंद्रयुध का भाई था। तो इंद्रयुध को हराकर चक्रयुध को गद्दी पर बिठा दिया। अब ये भाई भाई में युद्ध हो गया दोनों में। पहले मैंने बताया इनके स्टोरी क्या थे। तो और फिर क्या किया? वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया। फिर आगे बढ़े ये लोग, फिर लोगों में ये तो वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया, ये बात हो गई। फिर आगे बढ़े ये लोग, तो फिर क्या हुआ? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। इसने राष्ट्रकूट का शासक ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। ये पहली बात थी कि जब ये कहाँ का शासक था? ये दक्षिण का शासक था। कौन सा? ध्रुव, है ना। तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ पहला विजययान था। ये पहला व्यक्ति थे जिसने इस युद्ध में इन्वॉल्व किया। वो भी इसमें आके शामिल हो गया। चलो यार, इसको पता नहीं क्या पड़ी थी, इसमें चलो मैं भी चलता हूँ, युद्ध लड़ूंगा मैं इनसे, मैं भी जीतूंगा अब कन्नौज को। पता है सबको कन्नौज तो वैसे ही अच्छा खासा इलाका है और वहां पे सारी सुविधा उपलब्ध है, तो मैं भी चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैं भी कन्नौज को जीत लेता हूँ। इसने ऐसा सोचा, पर इसकी सारी बातें गलत हो गई। आगे जाके ये भी ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो पता नहीं इसके क्या वो था, पता नहीं। चलिए, अच्छा ये हो गया इनका पहला विजय अभियान था। किस तरफ? कन्नौज की तरफ। तो इसने वत्सराज को तो हरा दिया। वत्सराज को हरा के इसने शासन किया, वहां पे शासक बन गया। फिर बात आई, लेकिन बाद में क्यों? नागभट्ट सेकंड। पहले तो नागभट्ट था, पर ये नागभट्ट सेकंड है। तो नागभट्ट सेकंड ने क्या किया? नागभट्ट सेकंड ने इस चीज का बदला लिया। किस चीज का? वत्स क्या था? वत्स कौन था? वत्स पर का था। वत्स था क्या? राजस्थान का। और राजस्थान में क्या? राजस्थान में दक्षिण में ना, तो गुज्जर प्रतिहार का शासक था वत्स। और वत्स का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था गुज्जर प्रतिहार का? वो था नागभट्ट। तो ये नागभट्ट की एक उन लोगों का शासक है, नागभट्ट सेकंड। इसने इस चीज का बदला लिया कि मेरे लोगों को हराया, मैं तुम्हें हराऊंगा। तो इसने इस चीज का बदला लिया। तो ये क्या था? ये गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था। के शासक थे नागभट्ट के। इसने क्या किया? इसने कन्नौज पर
पूर्ण अधिकार कर लिया। पूर्ण अधिकार क्या? पूरे कन्नौज पे अपने कब्जा कर लिया इसने। पूर्ण अधिकार मतलब ये कि पूरे कन्नौज को अपने कब्जे में इसने ले लिया। तो ये बात होगी इसकी कन्नौज के बारे में। और कन्नौज के बारे में आगे जानते हैं क्या क्या चीजें थी और चीजें क्या क्या रही है। तो मेरे हिसाब से अभी इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो बच्चा कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता दिया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी थी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी वीडियो को देख सके। मैं कभी भी आपसे वीडियो में नहीं बोलता कि लाइक करो, शेयर करो, ये करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना मन से आए तो पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में डिस्टर्ब करना मेरी भी अच्छी बात, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बीच में आप लोग डिस्टर्ब में वो लाइक करो, नहीं, पढ़ दो। पढ़ते पढ़ते बीच में एक बार शुरू में बोलता हूँ या लास्ट में बोलता हूँ कि लाइक कर दो बस। और वीडियो आप लोग पूरा देखा करो। तो पूरा देखने से क्या रहा, सारी चीज समझ में आती है। अगर रोक रोक के देखो, बीच में रोक दिया, चलो फिर बाथरूम करके आते हैं, कुछ करके आते हैं, ऐसा नहीं है। अरे यार नींद आ गई, सो गया, नहीं। अगर देख रहे हो तो लगातार देखो, तो इससे पूरी चीज समझ में आती है। सो गए, बीच में छोड़ दिया, पता नहीं क्या था, नहीं समझ में आया, तो आधा कट जाता है, दिमाग से निकल जाता है वो चीजें। पहले जो पढ़ा था वो निकल जाएगा, फिर अब वो पढ़ना शुरू करो, वो रहेगा तब तक वो निकल जाएगा। अगर अच्छी बात, अगर आपका माइंड इतना शार्प है कि सारी चीजें याद रख सकते हो, वो भी अच्छी बात है। तो आप महान हो, मैं तो ये चाहता हूँ। तो ये चीजें हो चुकी है। तो इसके बारे में अभी लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई का सपोर्ट करें और ऐसे ही बने रहें वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।